आज हम लोग लॉजिस्टिक्स सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्योर मेंस बेस में है, जिसमें हम लोग पूरा जो डेफिनेशन हमारा है उसी फ्लो में जाएंगे। अगर आप लॉजिस्टिक्स सेक्टर को देखोगे तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक क्या होता है, व्हाट इज लॉजिस्टिक। अगर हम लॉजिस्टिक का बात करें तो लॉजिस्टिक एक मैनेजमेंट है। ठीक है, लॉजिस्टिक इज नथिंग बट अ मैनेजमेंट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक। ठीक है, उसी को हम लोग लॉजिस्टिक बोलते हैं, ये समझ में आना चाहिए। तो अगर आप लॉजिस्टिक को देखते हो तो लॉजिस्टिक में हर वो चीज़ आ जाता है, जैसे आपका पैकेजिंग हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया, ठीक है, डिलीवरी बॉय हो गया, हर चीज़, वेयर हाउसिंग हो गया, जहाँ पे वेयर हाउसिंग में जहाँ रखा जाता है गुड्स को, ऑल आर कंसिडर टू बी लॉजिस्टिक। ठीक है, अब इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। लॉजिस्टिक रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द वन पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। जिस ऑरिजिन का मतलब हो गया जहाँ पे कोई गुड्स बन रहा है और कहाँ तक ले जाना है, कंजप्शन तक, जहाँ पे उसका खपत हो रहा है। इनका पासिंग एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ये लॉजिस्टिक में आता है। वेयर हाउसिंग में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टम क्लियरेंस, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, किसान वगैरह के लिए, पैकेजिंग एंड सप्लाई चेन, ये सब आपका कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक में ही आता है। तो हमने लॉजिस्टिक का ऐसा डेफिनेशन लिखा कि हमने लॉजिस्टिक को डिफाइन कर दिया। तो दिस कैन बी इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आपको पूछ रहा, आप उसको डिफाइन कर दो। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस इज नथिंग बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर, क्योंकि ये न्यूज में था। ठीक है, और 30 दिसंबर के आसपास, और पूरे साल लॉजिस्टिक रहता है, लॉजिस्टिक सेक्टर में इंडिया बहुत वर्क कर रहा है, तो एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर हम देखेंगे तो मोर देन $300 बिलियन इंडस्ट्री है ये। तो जब भी इतना बड़ा इंडस्ट्री है तो इंडिया तो ध्यान देगा ही। ठीक है, और ये कितना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया का जीडीपी का? तो 16% इंडिया का, 100 रुपया में 16 रुपया जो है ना कहीं लॉजिस्टिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में। इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो इंडिया में जॉब का बात आता है तो 22 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जो है ना क्रिएशन करके दिया है, मोर देन 22 मिलियन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से। कौन दिया है? तो लॉजिस्टिक सेक्टर। अनुमान लगाया जा रहा है, पोटेंशियल इसमें इतना है कि 2027 तक 10 मिलियन जॉब दे दिया जाएगा। तो मोर देन 22 मिलियन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड हैविंग पोटेंशियल ऑफ एट 10 मिलियन जॉब्स बाय 2027। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस इज नथिंग बट सिग्निफिकेंस, दो एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो ग्रोथ ऑफ दिस लिंक टू द अदर सेक्टर, इसलिए कि आपका लॉजिस्टिक सस्ता हो जाएगा। मतलब पटना से लेके मान लीजिए मुजफ्फरपुर जाने तक ट्रक का खर्चा कम पड़ेगा, तो आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सस्ता रहेगा, आप कंपिटिटिव हो जाओगे। तो लॉजिस्टिक सेक्टर का कोई चीज दूसरे पे भी डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट है जिसका एक सेल्फ लाइफ है, मतलब खराब हो सकता है, उसको हम जल्दी कंज्यूमर तक पहुंचा सके तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा हो जाएगा। तो मतलब लॉजिस्टिक्स सेक्टर ऐसा है जो हर एक सेक्टर को अपने थ्रू कनेक्ट करके रखता है। तो आप हर सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करता है, उस गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में लॉजिस्टिक का काम आता है। तो लॉजिस्टिक अच्छा होगा तो हमारा हर सेक्टर इंप्रूव होगा। तो ग्रोथ ऑफ दिस लिंक टू द अदर सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर हो गया, टूरिज्म हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, सीमेंट हो गया और टेक्सटाइल हो गया। ये सब आपका कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, आपका लिंकअप है। उसके साथ साथ आज के डेट में सबसे ज्यादा एफएमसीजी का बात हो रहा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में हो गया कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसा है जो आपको फास्ट मतलब एफएमजीसी प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे एफएमजीसी प्रोडक्ट में आ जाएगा तो इनका मूवमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका कंजप्शन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इनका कंजप्शन बहुत फास्ट होता है। और ई कॉमर्स हो गया, जैसे अपना फ्लिपकार्ट अमेजन। आप देखोगे ना, अगर 7-8 साल 10 साल पहले देखोगे तो बहुत सारे जगह आपका फ्लिपकार्ट और अमेजन नहीं पहुंचता था। आज के डेट में हर एक जगह पहुंच रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लॉजिस्टिक। ठीक है, एफिशिएंट लॉजिस्टिक रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका लॉजिस्टिक अच्छा है ना तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आप जो सामान मंगा रहे हो, मतलब अगर कोई गुड्स बन रहा है तो आप भी कुछ ना कुछ मटेरियल मंगा रहे हो। मटेरियल मंगाना आपके लिए अगर सस्ता हो जाएगा तो आप जो प्रोडक्शन करो वो भी सस्ता हो जाएगा, और इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होगा। आप सस्ता में बनाओगे तो प्रॉफिट भी आप ही को मिलेगा। लॉजिस्टिक्स सेक्टर इज सेट टू प्ले पाइवोटल रोल इन बिकमिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बाय 2027। अब देखो
इंडिया का ऐसा अनुमान है कि हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना है। तो अचीव करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से स्टेप लगाना पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर आपको कहीं ना कहीं इस 5 ट्रिलियन को अचीव करने में आपको हेल्प कर रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने में भी हेल्प करेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग आवर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, हम गुड्स मंगा लिए, ठीक है, हम बना लिए, हमको 10 रुपये में बेचना है, लेकिन लॉजिस्टिक के कारण ट्रक वगैरह का मान लो किराया ज़्यादा लग रहा है, पहुँचते पहुँचते हमको, मेरा अनुमान है कि 12 रुपये में बेच लेंगे, लेकिन बेच रहे हैं 15 रुपये में। तो जो वहाँ का लोकल मार्केट होगा ना, वहाँ पे हम ज़्यादा महंगा बेचेंगे, तो लोकल प्रोडक्ट जो वहाँ का होगा ना, उससे हम compete नहीं कर पाएंगे, ऐसा मानना है। ठीक है, उसके बाद देखो लॉजिस्टिक कॉस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग, ये हो गया। ठीक है, अ वेल फंक्शनिंग लॉजिस्टिक सेक्टर इंश्योर स्मूथ एंड टाइमली सप्लाई ऑफ चेन ऑपरेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर वेल फंक्शन हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर रहेगा तो हम ये इस बात को बिल्कुल इंश्योर कर देंगे कि हमारा जो चीज़ है वो स्मूथ और टाइमली हम सप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑपरेशन है, जो भी हमारा गुड्स है, जो भी हमारा सर्विसेज है, तो हमारा जो चेन ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा वो बहुत कहीं ना कहीं स्मूथ हो जाएगा और टाइमली हो जाएगा। इस बात का लॉजिस्टिक सेक्टर अगर इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर इसका इंप्रूवमेंट होगा तो इन सिर्फ चीज़ों पे हम अच्छा वर्क कर पाएंगे। अब देखो एग्जांपल कैसे हो रहा है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का बात हो रहा है, तो एमएमएलपी का बात हो रहा है, तो ये इंप्रूव करता है फ्राइट हैंडलिंग को, लॉरिंग द ओवरऑल सप्लाई चेन कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो हमारा अगर हमारा जो फ्राइट कॉस्ट ही कम हो जाए, फ्राइट ही हमारा कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ओवरऑल जो चेन कॉस्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्राइट मतलब सिंपल सा जो फ्राइट हैंडलिंग मतलब होता है, जो हमारा भाड़ा जो लग रहा है उसका बात हो रहा है। ठीक है, इनहेंसेस द इंडियाज एक्सपोर्ट पोटेंशियल। अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो हम दूसरे देश में भेज रहे हैं, उस पोटेंशियल को भी इनहेंस करेगा एंड कॉम्पिटिटिवनेस बनाएगा हमको ग्लोबल मार्केट में। अगर हमको कोई चीज़ अगर मान लो दुबई में बेचना है, तो हमको दुबई तक पहुंचाने का कॉस्ट सस्ता होना चाहिए, तभी तो दुबई के मार्केट में हम दूसरे कंट्री से कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट हम अच्छा करेंगे, अच्छा मात्रा में एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा फॉरेन रिजर्व ज़्यादा बढ़ेगा, फॉरेन रिजर्व फॉरेक्स जो बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व जो हमारा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है ना, हमारा इकोनॉमिक ग्रो करेगा, तो ये भी इंश्योर करता है। तो एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं किससे लिंक है, लॉजिस्टिक सेक्टर से लिंक है। ठीक है, अब देखो यहां तक तो आप इंपॉर्टेंस बता दिए, ठीक है, कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया, तो हम देखते हैं कि जो लॉजिस्टिक सेक्टर में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके थ्रू हम लोग अपने गुड्स को या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए और इसको आपको कोट भी करना है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो 66% बाय रोड, तो 66% जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो रोड से करते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको पता रहेगा ना, तो यही आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी है। अगर आपसे पूछा जाएगा, अभी आपसे पूछा जाएगा क्या प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम भी है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। 31% रेल के साथ करते हैं, 3% ही हम वाटर वे के साथ करते हैं और 1% हम लोग एयर के साथ करते हैं। ये भी आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, अगर इतना आप समझ गए तो आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या होगा, हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट है, ये जो आप देख रहे हो हम आपको दे ही रहे हैं। बाकी आपको एक बात हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो बैच चल रहा है 71st के लिए, हम लोग मेंस करंट अफेयर्स भी ना इसी वे में पढ़े। ये मेंस करंट अफेयर्स है, तो मेंस करंट अफेयर्स में हम आपको टॉपिक नहीं दे रहे हैं, टॉपिक नहीं पढ़ा दे रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स में ट्रेडिशनली तरीके से प्रीलिम्स जैसे पढ़ाया जाता है, हम लोग उसको भी आंसर राइटिंग फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं, सो डैट कि किसी भी तरीके से अगर मान लो लॉजिस्टिक सेक्टर पूछेगा आपसे, तो क्या पूछेगा, इंपॉर्टेंस पूछेगा, चैलेंजेस पूछेगा, बिहार के रिस्पेक्ट में पूछेगा, तो सब हम आपको करा रहे हैं। यही ना पूछेगा, तो इसको अगर आप आंसर राइटिंग फॉर्मेट में नहीं पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। हम आपको डेटा भी दे रहे हैं, ठीक है, यही डेटा सबके लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे आप देखोगे तो हमारा 3 बैच, एक बैच हमारा परिश्रम बैच चल रहा है 4875 में आपको सिर्फ मिल जाए, इसका एक्चुअल कॉस्ट 6500 है, लेकिन हम लोग सिर्फ इतना में दे रहे हैं। आपको नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब हम लोग क्लास में ही मेंस का भी पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं और प्रीलिम्स का भी डिस्कस करते हैं। पीवाईक्यू अगर आप नहीं समझोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोज भी होता है इसके अंदर, और लाइव क्लासेस के नाम पे हम लोग जूम सेशन भी लेते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। अगर आपको ये प्री प्लस मेंस नहीं लेना तो आप बिल्कुल सिर्फ प्रीलिम्स भी ले सकते हैं और सिर्फ मेंस भी ले सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, चैलेंजेस ऑफ लॉजिस्टिक्स सेक्टर। अब जैसे आपको चीजें पता चलेगा तो चैलेंजेस भी इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस भी हम लोग देख लेते हैं। तो चैलेंजेस देखना है तो हमने आपको यहाँ बताया कि 66% हम रोड से कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा हम रोड डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंजेस भी है कि हम दूसरे तरफ क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, हम मल्टी मॉडल पे क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि बहुत सारा कनेक्टिविटी, रोड भी है, रेल भी है, वाटरवे भी है, ठीक है, मल्टी मॉडल पे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखो ओवर डिपेंड, अब देखो इसको जो हम इशूज को देखेंगे ना, चैलेंजेस को, चैलेंजेस नथिंग बट इशूज, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज क्या है, उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल इशूज क्या है। अगर हम इस तरीके से बताएंगे तो एग्जामिनर को दिखेगा कि हम इशूज को, चैलेंजेस को कैसे एड्रेस कर रहे हैं। तो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज क्या क्या है, तो ओवर डिपेंडेंट है हम रोड पे, ठीक है, 60% ऊपर देखा ही है, और 32% रेल पे डिपेंडेंट है। तो ये बहुत ज्यादा हायर कॉस्ट लगता है हमको। रोड से कोई भी चीज आप ले जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, फ्यूल महंगा है तो रोड पे टैक्स भी ज्यादा लगता है, तो कहीं ना कहीं ये महंगा हो जाता है। पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मल्टीपल चेक पॉइंट्स है, आप देखोगे मल्टीपल चेक पॉइंट्स है, ट्रैफिक कंजक्शन है तो कहीं ना कहीं फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है। मल्टीपल चेक पॉइंट है, बहुत सारे, ये भी है, हाईवे टोल टैक्स भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो कॉस्ट है ना, गुड्स ऑफ कॉस्ट जो है वो बढ़ा देता है। तो ये एक इशू आप बताओगे, ठीक है, ये चैलेंजेज है जिसको एड्रेस करना है, ठीक है। लैक ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसफर, अब मल्टी मॉडल ट्रांसफर का लैक है तो सिंपल सा बात है कि मल्टी मॉडल आपके पास नहीं होगा तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अभी हमने बताया था कि मल्टी मॉडल ट्रांसफर जो है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि आप एक ही को बहुत सारे चीज में फ्लो कर सकते हो। आप जहां इंपॉर्टेंस है वहां हम एयरवे यूज कर लेंगे, वाटरवेज भी यूज कर लेंगे, और रेलवे यूज कर लेंगे, फिर रोड यूज करेंगे। पूरा का पूरा सिर्फ रोड पे डिपेंडेंट होना महंगा पड़ेगा। अब जहां वाटरवेज है तो वाटरवेज कहीं ना कहीं सस्ता होता है, तो उसको भी हमको यूज करना चाहिए। तो लैक ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है, पुअर डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन पुअर है तो ये कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का इशूज है, तो इसलिए भी कॉस्ट बढ़ रहा है। हाई टर्न अराउंड टाइम्स फॉर शिप जाता है और आने का जो टाइम है ना उसका वो बहुत ज्यादा हाई है, तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं आपके लिए बैरियर है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज क्या है, हैव मोर गवर्नमेंट रेगुलेशन। आप देखोगे इंडिया में कोई काम करने जाओगे ना, सरकारी काम में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा रेगुलेशन होता है, तो ये भी एक चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप चैलेंजेस में लिख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हो गया ये, वी डू नॉट हैव यूनिफॉर्म पॉलिसी मेकिंग एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हमारे पास यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, मतलब एक पॉलिसी नहीं है। अब एक काम के लिए इस ऑफिस दौड़ना है, इस काम के लिए दूसरा ऑफिस दौड़ना है, एक ही ऑफिस में सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। तो सिंगल विंडो आप यहां पे लिख सकते हो कि सिंगल वी डू नॉट हैव सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये भी आप लिख सकते हो। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, तो ये भी आप बता सकते हो। मल्टीपल स्टेट एंड सेंटर टैक्सेस लीड टू कंसिडरेबल लॉस ऑफ टाइम एंड ट्रांजिट ऑन रोड। मल्टीपल, आप एक अगर मान लो गुजरात से कोई चला, राजस्थान गया, यूपी गया, फिर बिहार आया, फिर मान लो नॉर्थ ईस्ट गया, तो मल्टीपल स्टेट है, तो मल्टीपल स्टेट है, मल्टीपल टैक्सेज है, ठीक है, एंड सेंटर टैक्सेज। इसके कारण क्या हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं ट्रांजिट का रोड पे हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत तो चेंजेस हुआ जब से जीएसटी आया है, तब से थोड़ा बहुत तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लेकिन अब भी कुछ चीज़ें जो है ना मल्टीपल स्टेट के कारण कुछ ना कुछ बैरियर है। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ये बैरियर मल्टीपल स्टेट वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर गुजरात से कोई चल रहा है, अगर बिहार पहुंच रहा है ना, तो उसको ये फील ही नहीं आना चाहिए कि हमको मल्टीपल स्टेट को क्रॉस करना है, बहुत सारे ट्रैफिक कंजेशन से जाना है, तो ये सब बैरियर उनको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे स्ट्रक्चरल इशूज क्या क्या है, तो इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ना, अब हम कमा भी रहे हैं 16% के आसपास जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या ना, जीडीपी, अगर जीडीपी के वैल्यू पे देखो लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना पड़ा, मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब हमको एक जगह से दूसरी जगह सामान सबको ले जा रहा है, उसमें कॉस्ट भी मेरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, 14 से 18% हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट पड़ रहा है। तो ये आप देखोगे ग्लोबल बेंचमार्क देखोगे, ग्लोबली दूसरे कंट्री में देखोगे तो ये चीज मात्र 8% है, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा है एज पर द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे। आप ये जरूर लिखना सो दैट कि एक वैलिडेशन होगा आपके पॉइंट का, ठीक है। अब्सेंस ऑफ स्किल लेबर, इंडिया में स्किल लेबर का बहुत अब्सेंटी है, ठीक है। लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का भी कमी है, ये भी है। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसके कारण तो लेबर क्या है, स्किल लेबर नहीं है। तो यहाँ पे आप जरूर लिखोगे इंडिया का कितना स्किल लेबर का परसेंटेज है, ये जरूर लिखोगे, ये आपका काम है, ठीक है। जैसे हम लोग रेगुलर लेक्चर में आपको कुछ पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। रिडक्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, अब देखो बहुत सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, ठीक है।
ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि अनावश्यक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको इसमें होता है, और मल्टीपल एजेंसी एट आवर पोर्ट्स पे ये बहुत प्रॉब्लम होता है। जो पोर्ट होता है बंदरगाह, जहां पे आप देखोगे ना अनाप शनाप डॉक्यूमेंटेशन कराया जाता है, उसके कारण क्या होता है ना 70% ऑफ द डिले हो जाता है, 70% डिले होने के चांसेस हो जाता है। तो देखो इस तरीके से आप लिखोगे ना, तो इस पॉइंट वाइज पॉइंट लिखोगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको समझेगा कि आप एड्रेस कर रहे हो, आप एक्चुअल इशूज बता रहे हो। आप ये भी 60%, 32%, यही तो स्टार मार्क है, यही तो वो समझेगा। आप सीधा लिख दोगे कि रोड से हम लोग बहुत ज़्यादा रोड पे डिपेंडेंट है, भाई कितना डिपेंडेंट है ये भी तो बताओगे, ये भी तो बताओगे। इसके कारण क्या हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, ये भी बताओगे। ऐसे वर्ड लिखोगे, पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यही टर्म लिखना होता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी लिखोगे इतना % हमारा खर्चा हो जाता है, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, अब इसमें गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से लिखना है। तो एनएलपी प्रोग्राम 2022 में आया था, जिसको हम लोग नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बोलते हैं। इसका एम था कि हमको लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना है, 2030 तक सिंगल डिजिट करना है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जो आप प्रॉब्लम बताए हो ना उसका सॉल्यूशन ही गवर्नमेंट इनिशिएटिव के थ्रू लिखना। उससे ये लगेगा कि आप प्रॉब्लम तो दे रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट जो सॉल्यूशन दिया उसको भी आप लिख दो। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 2030 तक ये जो 14 से 18% लॉजिस्टिक कॉस्ट लग रहा है, दूसरे कंट्री का 8% लग रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं सिंगल डिजिट पे लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2030 तक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट देखोगे 100% एफडीआई डाल दिया। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग में। अब दीज आर ऑल्सो द, ये लोग भी क्या है, ये लोग कहीं ना कहीं स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ही है, ठीक है। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग क्या है आपका, कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सेक्टर में ही आता है। तो ठीक है, लॉजिस्टिक सेक्टर में आता है। तो हमने क्या कर दिया, सरकार ने क्या कर दिया कि एफडीआई को 100% अलाउ कर दिया ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, नहीं होता, एक होता है ऑटोमेटिक रूट जिसमें आपको डायरेक्ट सरकार से ज़्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है, ठीक है। एक होता है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रूट से क्या होगा कि कहीं ना कहीं स्टोरेज वगैरह में इन्वेस्टमेंट होगा। आप देखो स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपको स्टोरेज भी मांगता है, वेयर हाउसिंग भी मांगता है, कोल्ड स्टोरेज भी मांगता है। तो अगर मान लो कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा तो देखो कि सब्जी वगैरह बहुत खराब हो जाता है, और जो चीज़ 50 रुपये का बिकना चाहिए वो कहीं ना कहीं किसान 2 रुपया और 5 रुपये में बेचता है, और फिर ये क्या होता है कि बाद में जाके फिर महंगा हो जाता है। तो आप इस बात को समझो, अगर किसान अपना चीज़ें अगर इस कोल्ड स्टोरेज में रखेगा तो वो अच्छे टाइम पे बेच भी सकता है, अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। तो इसके फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। पीएम गति शक्ति टू डेवलप मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेरियस इकोनॉमिक जोन। जितने भी इकोनॉमिक जोन है उसमें अगर हम मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए, मतलब जहां जरूरत है वहां रोड का सप्लाई कर दिए, जहां एयर का सप्लाई एयर कर दिए, जहां रेल का सप्लाई रेल कर दिए, और जहां पानी का सप्लाई वहां पानी पे कर दिए, जहाज वगैरह से कर दिए। दिस इज नथिंग बट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। पीएम गति शक्ति इसको एड्रेस करता है इस प्रॉब्लम को। तो आप समझो हमने ऊपर क्या लिखा कि हमारे पास लैक ऑफ मल्टी मॉडल है, हमने लिखा ना लैक ऑफ मल्टी मॉडल है, और हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे दिया पीएम गति से शक्ति जो सरकार ने दिया है। तो जब आप इस तरीके से लिखते हो ना तो अपने ही पॉइंट को काउंटर कर रहे हो, तो आप प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी बता रहे हो। तो यही एक अच्छा तरीका होता है, यही आंसर राइटिंग होता है। आंसर राइटिंग नथिंग बट यू हैव समथिंग कि स्ट्रक्चर नोट्स हो आपके पास। जब तक आपके पास स्ट्रक्चर नोट्स नहीं होगा, हर एक टॉपिक पे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन नहीं होगा, आप टेस्ट सीरीज नहीं दे पाओगे, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप क्या नहीं कर पाओगे कि आप एग्जाम में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो मेंस करंट अफेयर्स को भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी फोकस ऑन द इंप्रूविंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। तो लॉजिस्टिक का जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करने का बात हो रहा है बाय इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट लाइक रोड, रेलवे एंड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू हम लोग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं रोड में, रेलवे और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में, टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो इसका काम ही है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना है, ठीक है, और बूस्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को। ऑब्वियस सी बात है, जब लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा गिर जाएगा तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, हम ज़्यादा पैसा बचा पाएंगे, ठीक है।
भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना में 6500 किलोमीटर नेशनल हाईवे आर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 फेज अंडर द प्रोग्राम। इसमें मेनली नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। जब नेशनल हाईवे रहेगा तो हाईवे पे एक अच्छा स्पीड होता है, तो कम टाइम में सर्विस डिलीवर होगा, गुड्स डिलीवर होगा, तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स सेक्टर इंप्रूवमेंट होगा। हम 60% रोड से कर रहे हैं, ये मान लिए, तो ऐसा नहीं कि रोड को खत्म ही कर देना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। हमने बोला ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा कर रहे हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इस प्रोजेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है। सागरमाला प्रोजेक्ट एम्स टू मॉडर्नाइज इंडिया पोर्ट। इंडिया के पोर्ट पे आप देखोगे, अभी ऊपर हमने बताया कि बहुत सारा अनाप शनाप जो है ना, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, रिडक्टेंट डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, अनाप शनाप डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। तो हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं कनेक्टिविटी को और इनहेंस कर रहे हैं लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को। क्यों इनहेंस करना जरूरत है, तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि देखो आप 70% डिले हो जाता है, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसी हो गया ना। तो इस चीज को प्रॉब्लम हम कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सागरमाला प्रोजेक्ट से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ऊपर ही बताया कि लैक ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, तो इसको बनाया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन हब दैट ऑफर्स मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज इन वन लोकेशन, एक ही लोकेशन में। और ये सरकार का ही प्लान है, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, ये सरकार का ही प्लान है, तो आपको लिखना है। उसके साथ साथ ये बहुत रिसेंट है, एक लीड है, लीड के थ्रू क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है एनुअली, और जो स्टेट अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको हम लोग रैंक भी देते हैं। तो लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स, तो ये अच्छा है, ये कहीं ना कहीं स्टेट को कॉन्फिडेंट देता है कि अपना लॉजिस्टिक अच्छा करो तो हम आपको रैंक देंगे। तो एक रैंक मिलने से क्या होता है, हर एक स्टेट इसके पीछे काम करता है। बिहार भी काम कर रहा है एजुकेशन के प्रति, क्योंकि एजुकेशन के प्रति क्यों काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सा वेरियस रिपोर्ट में अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज मिलता है, अलग स्टेट से ही एप्रिसिएशन मिलता है। तो हर कोई एप्रिसिएशन चाहता है, तो एप्रिसिएशन देना भी जरूरी है। तो इसके थ्रू हम लोग एप्रिसिएशन दे रहे हैं सो डैट कि एक मोटिवेशन मिले। जैसे आप अच्छा करो तो टीचर आपका नोटबुक चेक करके आपको नोट लिख देता है ना कि आप फॉर एप्रिसिएशन, तो आपको भी लगता है और अच्छा काम करना चाहिए, तो ये भी नीड है, ठीक है। लॉजिस्टिक डेटा बैंक ये भी बनाया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है मूवमेंट ऑफ कंटेनर थ्रू द रेल और रोड। तो रेल और रोड में जो मूवमेंट होता है ना, उसको ट्रैक किया जाता है लॉजिस्टिक डाटा बैंक से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कितना टाइम लग रहा है, क्या टाइम लग रहा है पहुंचने में, तो उस पर वर्क किया जाएगा, ठीक है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म, हमने बोला ना कि कोई भी यूनिफाई नहीं है चीजें, ठीक है, वन सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। तो इंडिजिनियस डेटाबेस प्लेटफॉर्म विच इंटीग्रेट 34 लॉजिस्टिक रिलेटेड डिजिटल सिस्टम और पोर्टल्स अक्रॉस मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट। तो देखो हमने आपको ऊपर बताया था कि क्या प्रॉब्लम है, हमने यहाँ बताया था वी डू नॉट हैव यूनिफॉर्म पॉलिसी मेकिंग। तो हमने इस प्रॉब्लम को बताया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, दिस इज प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन विच आर डिस्कस बिलो। हमने यहाँ जो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया, यही सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही पढ़ना है, आप प्रॉब्लम भी दे रहे हो, सॉल्यूशन भी दे रहे हो, ठीक है, इस बात को समझना है। अगर हम बिहार के पर्सपेक्टिव से देखें कि बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है लॉजिस्टिक सेक्टर में, तो बिहार का लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 देखोगे तो बिहार क्रिएट्स थ्राइविंग इकोसिस्टम फॉर इन्वेस्टर, बहुत अच्छा काम कर रहा है। द पॉलिसी ऑफर अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग द कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी दिया जा रहा है। कैपिटल सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि आपने अगर 10 लाख का लोन लिया, तो बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 का देखो, अगर आप इस चीज को नहीं लिखोगे एग्जाम में, कैसे नहीं आप इस चीज को लिखोगे, 2024 का बात हो रहा है तो लिखना पड़ेगा आपको। देखो ना, अभी बात हुआ था, अभी जस्ट बात हुआ है, बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ है 19-20 दिसंबर को, उस चीज को भी हमने ऐड किया है कि कैसे लॉजिस्टिक सेक्टर में अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आपको लिखना है। तो आप एक पॉइंट, आप यहां से आपको क्या पता चला कि जब प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम में आप लिख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लिख सकते हो लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये भी लिख सकते हो। तो जब आप होलिस्टिक वे में पढ़ोगे ना, तो पॉइंट अपने आप दिमाग में आएगा, आपको मेंस में ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, आपके पास पॉइंट बनते चले जाएंगे और आपके पास एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ठीक है। इस बात को बहुत समझदारी से करना है। तो बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 देखोगे तो इसमें कैपिटल सब्सिडी दिया जा रहा है। कैपिटल सब्सिडी क्या होता है कि अगर 10 लाख रुपया कोई लिया है किसी चीज को डेवलप करने के लिए, ठीक है, लॉजिस्टिक सेक्टर में डेवलप करने के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं 2 से लेके 5 लाख एग्जांपल दे रहा हूं कि उसको सब्सिडी मिल जाएगा। मतलब लोन लिया 10 लाख का, उसको वापस करना है 6-7 लाख रुपया, तो सब्सिडी मिल जाएगा, तो उसको हेल्प मिल जाएगा। तो हेल्प मिल जाएगा तो एक क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हम इन्वेस्टमेंट करें, हम भी बिजनेस करें, ठीक है, हम भी इस सेक्टर में बिजनेस करें, हम भी लॉजिस्टिक सेक्टर में बिजनेस करें, हम भी ट्रक वगैरह का एक
कंपनी खोले, ठीक है। तो टू एम्पावर द बिजनेस एंड ड्राइव ग्रोथ इन द लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग सेक्टर। तो वेयर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट, अभी भी बिहार में लैक ऑफ वेयर हाउस है। तो आपसे अगर प्रॉब्लम पूछेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम है बिहार का, हम इनिशिएटिव तो बता रहे हैं। तो जब प्रॉब्लम आप देखोगे ना, तो इंडिया लेवल पे प्रॉब्लम, बिहार लेवल पे प्रॉब्लम आर सेम। तो आपका क्या काम बनता है, बिहार में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमने ऊपर आपको बताया। तो आप बता सकते हो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, ठीक है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नहीं है, उसके साथ साथ और क्या बता सकते हो, लैक ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस कोऑर्डिनेशन है। तो यही सब तो बिहार में ही प्रॉब्लम है। तो जब भी आप इस तरीके से पढ़ते हो तो पॉइंट आपको याद होने रहेगा, तो आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अब ड्राई पोर्ट बनाया गया कहां पे, बीटा में, इनलाइन कंटेनर डिपोर्ट बनाया गया जिसमें ड्राई पोर्ट बनाया गया बीटा में। तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ बिहार गोदाम निर्माण योजना के तहत गोदाम वगैरह बनाया जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, वेयर हाउसिंग का। तो बिहार में लैक ऑफ वेयर हाउसिंग है, तो गवर्नमेंट प्लान कर रहा है वेयर हाउसिंग बनाने का। बिहार में लैक ऑफ लॉजिस्टिक है, तो बिहार में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है बिहार गवर्नमेंट। बिहार में लैक ऑफ पोर्ट है, पोर्ट तो हो नहीं सकता लेकिन ड्राई पोर्ट बनाया जा रहा है। समझ रहे हो बात। बिहार विजन 2027, इसमें क्या किया जा रहा है। अब आपने बोला कि बिहार में भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, पहले से बहुत अच्छा हुआ लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वैसा नहीं है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अगर कैपिटल जाना है, अगर मान लो हम बात करें दरभंगा से, तो दरभंगा से अगर मान लो हमको पटना जाना है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कम भी लगेगा, तब भी देखो 4 आवर लग ही जाता है। नॉर्मल टाइम का बात करें, अब रात सुबह निकल जाओगे अलग बात है, लेकिन जब मूवमेंट देखोगे कम से कम 4 घंटा लग जाएगा, अगर जाम नहीं लगा तब भी 4 घंटा लग ही जाता है, जाम भी। तो आप देख लो इसमें ट्रेवल टू पटना को 3.5 घंटा किया जा रहा है कहीं से भी, मतलब बिहार के किसी भी आप जिला से आओगे तो कम से कम 3.5 घंटा में आप पहुंच जाओ, इसकी कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे पूर्णिया बेल्ट की तरफ भी हाईवे बनाया जा रहा है ताकि पटना नजदीक हो जाए, ठीक है। इसमें 6 लेन ब्रिज बनाया जा रहा है ओवर गंगा औंता सिमराई, ठीक है, इसमें बनाया जा रहा है। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, पटना बीटा कोयलर हाईवे बनाया जा रहा है, ये सब एग्जाम्पल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सरिस्ताबाद नथुपुर 4 लेन रोड, ठीक है, बाकरपुर मणिपुर 4 लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, तो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्रीन फील्ड क्या होता है, 2 चीज होता है, एक होता है आपका ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, बता देते हैं। ग्रीन फील्ड क्या होता है, आप स्टार्टिंग से अगर कोई चीज बना रहे हो, स्क्रैच से बना रहे हो कोई चीज, अगर आप फर्स्ट टाइम कहीं पे एक रोड बना दिए, वहां पे पहले से रोड नहीं था, तो वो हमारा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन कोई रोड बना हुआ है, मान लो 2 लाइन रोड बना रहा है, उसको हम 6 लाइन रोड बना दिए, तो ये क्या कर रहे हैं, हम बना हुआ प्रोजेक्ट में फिर से इन्वेस्टमेंट करके उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो अपग्रेड मतलब ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ये भी पता होना, क्योंकि ग्रीन मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग ग्रीन, हरी झंडी मिल गया, ऐसे याद रख सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी ऐसे कीवर्ड लिखोगे ना ग्रीन फील्ड, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको अप्रिशिएट करेगा आपके कॉपी को। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब बिहार में लैक ऑफ प्राइवेट जॉब ही नहीं है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहां से होगा, है ना। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी हो रहा है। तो अनाउंस प्लान इन टू इन्वेस्ट 2300 करोड़ इन बिहार लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग सेक्टर बाय अडानी ग्रुप थ्रू बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। तो इसका ऐलान किया गया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। ये अच्छा चीज है ना, ये कहीं ना कहीं अच्छा चीज है, ठीक है। अब देखो बिहार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो है ही नहीं, अगर लॉजिस्टिक पार्क नहीं है तो यहाँ पे फतुहा पटना में खोला जा रहा है। तो लैक है, इस चीज का लैक है, लेकिन तब भी खोला जा रहा है। एक स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने वाली बात है, एक ही चीज स्टार्ट हुआ तो मल्टीपल चीज भी स्टार्ट होगा ही होगा। दिस सेक्टर हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना जब आप इकोनॉमिक्स का बात करते हो तो 2 इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक होता है रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें ना, तो अगर कोई सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहा है, सरकार का जो बजट होता है उसमें 2 सेक्टर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहा है, अगर वो 100 रुपया खर्चा कर रहा है तो उसको 500 रुपया आगे आने वाला समय में कमा के देगा ये सेक्टर। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं देगा। क्यों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप क्या दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो ओल्ड आदमी को, साइकिल बांट रहे हो, लैपटॉप बांट रहे हो, वे सोशल वेलफेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आप समझ लो, तो ये कहीं ना कहीं सैलरी दे रहे हो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा चीज जो आपको कहीं ना कहीं उतना वापस नहीं करके दे। हाँ, एक तरीके से ये भी इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर लोगों के हाथ में पैसा होता है, मार्केट जाता है, उसको खर्चा करता है 100 रुपया में, तो 20 रुपया टैक्स की तरह गवर्नमेंट को वापस आता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ऐसे ही लॉजिस्टिक सेक्टर मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको देगा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। वी कांट
बी 5 ट्रिलियन डॉलर। अब ने हम ऊपर में हमको बताए थे कि हमको 5 ट्रिलियन डॉलर अगर पहुंचना है तो कहीं ना कहीं हमको लॉजिस्टिक सेक्टर में इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने में हमको थोड़ा समय लग सकता है और थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो जो आपने बताया ऊपर कि हम इसको पहुंच सकते हैं इसके थ्रू, तो नीचे में हमने उसी चीज को बताया कि हम उस चीज को तभी पहुंच सकते हैं जब इस चीज को हम लागू करेंगे। इट इज अ लाइफ लाइन एंड कोर पिलर ऑफ द आवर इकोनॉमिक। तो ऐसे टर्म आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपका एक होलिस्टिक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।